नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही महत्वपूर्ण खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं पर अत्याचार और ईरान और अफगानिस्तान के बीच संबंधों पर चर्चा करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने डीप सीक को बताया अमेरिकी टेक कंपनियों के लिए खतरे की घंटी। चीनी कंपनी के कारण वैश्विक शेयर बाजार में एक दिन में अमेरिका के डूबे 600 अरब डॉलर। भारत ने अपने मछुआरों पर फायरिंग मामले में श्रीलंका के सामने दर्ज कराया कड़ा विरोध। श्रीलंकाई राजनयिक को किया तलब, कहा ऐसी घटनाओं पर लगाएं लगाम। भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों के बाद सर्बियाई प्रधानमंत्री मिलोस वुसेविक का इस्तीफा। राष्ट्रपति ने प्रदर्शनकारियों से संयम बरतने की अपील की। समय से पहले हो सकते हैं चुनाव। कोंगो के गोमा में भीषण हुई जंग। सरकार का M23 विद्रोहियों को खदेड़ने का दावा। बड़े पैमाने पर पलायन। सरकार समर्थकों का राजधानी किंशासा में 4 देशों के दूतावासों पर हमला। और आइए हमारी पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। बांग्लादेश को लेकर ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट आई है जो काफ़ी चिंता पैदा करती है। दरअसल इस रिपोर्ट में बताया गया है कि बांग्लादेश में किस तरह अल्पसंख्यक, खासकर हिंदू कट्टरपंथियों का निशाना बन रहे हैं। रिपोर्ट में पत्रकारों और आवामी लीग से जुड़े लोगों को निशाना बनाने की बात भी सामने आई है। इस सब के बीच बांग्लादेश में सरकार से गुस्साए कई कर्मचारी संगठनों की हड़ताल भी यूनुस प्रशासन के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। पिछले कई महीनों से नफरत, राजनीतिक दुर्भावना और सत्ता की लालच में जल रहे पड़ोसी देश बांग्लादेश अर्थव्यवस्था की पटरी से तो पहले ही उतर चुका है। अब लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता भी खतरे में पड़ता नजर आ रहा है। बांग्लादेश की ताजा स्थिति पर आधारित ह्यूमन राइट्स वॉच की ताजा रिपोर्ट में कई परेशान और विचलित करने वाले खुलासे किए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि शेख हसीना के अपदस्थ किए जाने के बाद से अल्पसंख्यक हिंदू और अहमदिया इस्लामिक कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। इसके कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता पैदा हो गई है। रिपोर्ट में सुरक्षा बलों का दुरुपयोग कर पत्रकारों और अवामी लीग के नेताओं पर शिकंजा कसने का भी मामला सामने आया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यूनुस के बार बार के आश्वासन के बावजूद हिंदुओं पर हो रहे हमले को रोकने में सुरक्षा बल नाकाम रहे। हिंदू पुजारी चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए चिंताजनक संकेत बताया गया है। अंतरिम सरकार ने कहा है कि 15 अगस्त से 22 अक्टूबर के बीच 88 सांप्रदायिक हिंसा के मामले दर्ज किए गए, जबकि हिंदू समूहों का दावा है कि उनके घरों, व्यवसायों, पूजा स्थलों को निशाना बनाकर तोड़-फोड़ की सैकड़ों घटनाएं हुई। वहीं कई टिप्पणीकारों का कहना है कि हिंदुओं को निशाना इसलिए बनाया गया कि वे शेख हसीना के समर्थक थे। इन हिंदू पीड़ितों को अदालत में भी मुश्किल पेश आई। भीड़ की ओर से मिल रही धमकियों के कारण वकील उनका पक्ष रखने के लिए तैयार नहीं हुए। अवामी लीग के नेताओं के साथ साथ पत्रकार भी यूनुस प्रशासन के निशाने पर रहे। पार्टी के 400 से अधिक नेताओं पर मुकदमों का कहर टूटा तो 140 पत्रकारों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हुआ। मनमाने ढंग से हिरासत में लेना, अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करना आम सी बात हो गई है। 50 पन्नों की रिपोर्ट में यूनुस सरकार को कानूनी एजेंसियों की स्वतंत्र निगरानी, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तहत सुरक्षा बलों की जवाबदेही तय करने समेत कई सुझाव दिए गए हैं। विरोध प्रदर्शनों की सीढ़ी चढ़कर सत्ता में आए यूनुस के लिए
अब विरोध प्रदर्शन ही सिरदर्द बन गया है। देश लगातार हो हल्ला के माहौल से दो चार है। अब रेलवे ने चक्का जाम कर दिया है। पेंशन और अन्य मांगों को लेकर जारी हड़ताल से पूरा बांग्लादेश ठप पड़ गया है। राजशाही में हड़ताल से गुस्साए यात्रियों ने स्टेशन पर तोड़ फोड़ कर दी। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आलोक बंसल, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पहला सवाल, आपकी हम प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। जो ह्यूमन राइट्स वॉच की ये रिपोर्ट आई है, ये काफ़ी चिंता पैदा करने वाली है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, जो ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट में आया है, ये हम जो लोग बांग्लादेश का अध्ययन करते हैं उनको सबको ज्ञात थी कि बांग्लादेश में जब से शेख हसीना की सरकार गिरी है तब से ये जो अवैधानिक असंवैधानिक जो शासन चल रहा है बांग्लादेश में, ये पूरी तरह से निकम्मा साबित हुआ है और किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था को स्थापित करने में सफल नहीं हुआ है। इस सरकार में यूनुस साहब सिर्फ मुखौटा है, बल्कि सरकार के आड़ में जो कट्टरपंथी संगठन हैं, जो इस्लामिक संगठन हैं, वो सत्ता पर धीरे धीरे काबिज होते जा रहे हैं और सरकार के अंगों पर हमला बोले जा रहे हैं। और चूंकि ये लोग एक ऐसी कट्टरपंथी विचारधारा से ग्रस्त हैं जिसमें किसी भी विभिन्न वैचारिक मतभेद का कोई स्कोप नहीं है, ये हिंदुओं हो या अन्य अल्पसंख्यकों, यहाँ तक कि इस्लाम के भी उन संप्रदायों को जिन्हें ये गैर इस्लामिक मानते हैं, जैसे कि अहमदिया हो गए या अन्य संप्रदाय हो गए, उन पर भी हमले बोले जा रहे हैं। और 88 हमलों की बात कर रहे हैं, जो छोटे नहीं है, कम नहीं है, बहुत बड़ी संख्या में है। इनकी रिपोर्ट आने के बाद भी अभी कुछ दिनों पहले ही खुलना में एक मंदिर पे हमला हुआ, वहाँ पे एक हिंदू युवक की हत्या कर दी गई। तो इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं वो दर्शा रही हैं कि बांग्लादेश के अंदर जो भी आज सत्ता पे काबिज हैं वो लोग न सिर्फ असंवैधानिक व अवैधानिक सरकार है, बल्कि वो लोग सत्ता में कानून व्यवस्था भी स्थापित करने में पूरी तरह से असफल हुए हैं। और इनको किसी तरीके की भी वैधानिकता देना या इनको किसी भी तरीके का समर्थन देना मेरे ख्याल से बेमानी होगा। इस वक्त वैश्विक शक्तियों को चाहिए कि इनके खिलाफ कदम उठाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव के दौरान काफ़ी वक्तव्य दिए थे। अब जबकि ह्यूमन राइट्स वॉच की ये रिपोर्ट आ गई, और ह्यूमन राइट्स वॉच कोई भारत का संगठन नहीं है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, काफी महत्वपूर्ण संगठन है, और समय समय पर वो कई दुनिया के अन्य हिस्सों के बारे में ह्यूमन राइट्स वायलेशन के बारे में अपनी रिपोर्ट्स देता रहा है। और अब उसकी जब ये रिपोर्ट आ गई है तो मेरा ये मानना है कि वैश्विक संगठनों को, वैश्विक समुदाय को बांग्लादेश में जो इस वक्त स्थापित एक शासन व्यवस्था है उसके खिलाफ कदम उठाना चाहिए और उनके ऊपर सैंक्शन स्थापित। आलोक जी, इसमें जो रिपोर्ट है इसमें अंतरिम सरकार के हवाले से बताया गया है कि 88 घटनाएं हुई हैं, और जिस तरह से आप भी जानते हैं और लगातार हम भी रिपोर्ट करते रहे हैं कि ये घटनाएं 88 नहीं बल्कि इससे भी ज़्यादा हैं। और साथ ही साथ इसमें ये भी चिंता व्यक्त की गई है कि वहाँ पर पत्रकारों के खिलाफ, आवामी लीग से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई हो रही है उसमें कहा गया है कि ये बांग्लादेश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। इससे आप किस तरह से एक्सप्लेन करना चाहेंगे? देखिए, पहली चीज तो ये है कि इसे अस्थाई सरकार में मानते ही नहीं, क्योंकि ना तो ये अस्थाई है ना सरकार है, ना इसके पास कोई संवैधानिक कोई स्वरूप है जिसके अंतर्गत ये सरकार आई हो, ना कोई वैधानिक आधार है। और अस्थाई तो किसी भी तरफ से नहीं दिख रही, क्योंकि इनके कोई इरादे नहीं दिख रहे, ना चुनाव कराने के, ना किसी तरीके से जनमत संग्रह कराने के। तो ना अस्थाई है ना सरकार है, ये एक सत्ता पे काबिज जो है वो लोग हैं जिनके पास कोई वैधानिकता नहीं है। लेकिन हाँ, ये लोग चूंकि अपनी विरोध नहीं चाहते, ये लोग ऐसा नहीं चाहते क्योंकि इनके पास कोई आधार नहीं है जिसके आधार पर ये कह सकें कि हम सत्ता पर काबिज हैं। ना इनके पास वैधानिकता है, ना जन समर्थन है, ना कुछ है। इसलिए कोई भी विरोध करता है उसके खिलाफ कदम उठाए जाते हैं। पत्रकारों के ऊपर खिलाफ होता है। आवामी लीग जो देश की सबसे पुरानी और सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है, उसको कोई राजनीतिक गतिविधि करने का अधिकार नहीं दिया गया है। यहाँ तक कि प्रमुख अपोजिशन पार्टी जो बीएनपी है वो भी मांग कर रही है कि चुनाव कराए जाए, वो भी नहीं करना चाह रहे। जातीय पार्टी जो तीसरी बड़ी पार्टी है उसके ऑफिसर्स पे भी हमला हो रहा है। तो ये जो मोहम्मद यूनुस सरकार साहब की जो हुकूमत है, इसके पास कोई भी समर्थन नहीं है और ये किसी भी विरोध को सहने की स्थिति में नहीं है।
यहाँ तक कि सेना के अंदर भी इस वक्त गुटबाजी हो रखी है। सेना भी एक पूरी तरह से एक साथ नहीं है। और ऐसी स्थिति में मेरा ये मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को शेख हसीना की चुनी हुई सरकार को पूरा समर्थन देना चाहिए, और ये जो सत्ता पर काबिज जो लोग गैर कानूनी रूप से काबिज हैं, इनके खिलाफ कदम उठाने चाहिए। आलोक जी, कुछ दिनों पहले मोहम्मद यूनुस की ओर से एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश के जो आंकड़े, आर्थिक स्थिति अच्छे होने के आंकड़े जो पहले दिखाए गए थे, वो शेख हसीना सरकार के द्वारा वो गलत आंकड़े दिखाए गए थे। और आज वहाँ पर स्थिति यह है कि आर्थिक स्थिति को लेकर भी इस रिपोर्ट के अंदर बहुत कुछ कहा गया है। साथ ही साथ वहाँ पर बेरोजगारी और कई सारी हड़तालें वहाँ पर हो रही हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहली चीज तो यूनुस साहब झूठ बोल रहे हैं। जो आंकड़े थे वो अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के आंकड़े थे। आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का आंकड़ा देखिए, क्या वो गलत बोल रहे हैं? थोड़ा बहुत कम ऊंचा हो सकता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय संस्थान बिल्कुल गलत तो आंकड़े नहीं देंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का देखिए, वर्ल्ड बैंक का देखिए, IMF का देखिए, ADB की रिपोर्ट्स देखिए। सबने कहा कि बांग्लादेश आर्थिक प्रगति कर रहा था। बांग्लादेश एक अविस्मरणीय प्रगति के पथ पर था। उसके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत ही अच्छे थे। फर्टिलिटी रेट कम हो गया था, लिटरेसी रेट ऊपर चला गया था, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही थी, और बांग्लादेश बड़ी तेजी से तरक्की के पथ पर था। जब कि इस असंवैधानिक तरीके से एक साजिश के तहत शेख हसीना की चुनी हुई सरकार को गिराया गया, और उसके बाद से आप देख सकते हैं वहां पे कि आर्थिक संकट ही संकट है। और अब जबकि US एड भी बंद हो गई है, बांग्लादेश की स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती चली जाएगी। क्योंकि बांग्लादेश की जो आर्थिक प्रगति थी वो एक सुशासन के ऊपर आधारित थी, जिसमें कि टेक्सटाइल्स का एक बहुत बड़ा योगदान था। बांग्लादेश एक भी कॉटन रुई का बेल नहीं तैयार करता, लेकिन उसके बावजूद वहां के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के आधार पर वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया था एपरल्स का। लेकिन एपरल्स का जो निर्यात होता है उसके लिए विदेशी आयातकों को आना होता है, और वो ऐसी ही जगह जाएंगे जहां पे की शांति स्थापित हो, जहां स्टेबिलिटी हो, और जहां पे इस तरीके का धार्मिक उन्माद ना हो रहा। तो अब ना तो विदेशी खरीदने वाले आ पा रहे हैं, ना रुई या अन्य जो रॉ मटेरियल आने चाहिए थे वो आ पा रहे हैं। तो जो ऑर्डर्स पहले के थे उनको कंप्लीट नहीं किया गया है, इसलिए जो एक व्यवस्था थी वो पूरी तरह से टूट गई है। और साथ ही साथ जो है बांग्लादेश जो है अन्य चीजों का भुगतान नहीं कर पा रहा। जैसे अडानी की बिजली का समस्या थी, अब उन्होंने कुछ पेमेंट किया है तो भेज रहे हैं, इस कारण बिजली की कमी हो रही है। आर्थिक व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है, और इसके कारण जो है बांग्लादेश के लोग जो है वो सफर कर रहे हैं। और अब ये लोग इस बात को रियलाइज कर रहे हैं कि शेख हसीना की सरकार के दौरान जिस तरीके की इन्होंने प्रगति की थी वो अब डिरेल हो गई है, और अब उनकी आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती चली जा रही है। तो आलोक जी, कहीं ना कहीं रिपोर्ट में भी ये कहा गया है कि जो ये सरकार जिस तरह के कदम उठा रही है उससे कहीं ना कहीं कट्टरपंथियों को बढ़ावा मिल रहा है, और साथ ही साथ जिस तरह से पाकिस्तान से नज़दीकी बढ़ रही है बांग्लादेश की, इसको लेकर के क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, बांग्लादेश के अंदर दुर्भाग्य से एक छोटा धड़ा हमेशा ऐसा रहा है जो प्रो पाकिस्तान रहा है, एंटी लिबरेशन है, जो बांग्लादेश की स्वतंत्रता के खिलाफ था, और ये लोग कट्टरपंथी शक्तियों के द्वारा समर्थित रहे। जमाते इस्लामी जो इस वक्त सत्ता पे काबिज होने की कोशिश कर रही है यूनुस साहब की आड़ में, वो पाकिस्तान समर्थक थी, वो बांग्लादेश के विरोध में थी। और आज जितने भी कट्टरपंथी संगठन हैं वो यूनुस साहब के मुखौटे के पीछे सत्ता के ऊपर कब्जा करे जा रहे हैं। वो सरकार के एक के बाद एक संस्थान पर कब्जा कर रहे हैं। उनके समर्थक जो हैं धीरे धीरे सरकार के अन्य अंगों पर हावी होते चले जा रहे हैं, और यही इनकी कोशिश है। और चूंकि ये पाकिस्तान समर्थक हैं और ये बांग्लादेश की स्वतंत्रता के खिलाफ है, ये लोग पाकिस्तान से बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लोग पाकिस्तान जा रहे हैं, पाकिस्तान से आयात आ रहे हैं, पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौतों की बात की जा रही है, रक्षा सामग्री के आयात की बात करी जा रही है। तो एक तरीके से जो 71 में हुआ और जिसके लिए हजारों हिंदुस्तानियों और बांग्लादेशियों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, उसको ये खत्म करना चाहते हैं, और उस पूरी जो साइकिल है उसको वापस रोटेट करना चाहते हैं, और ये पाकिस्तान की फिर इसको एक उपनिवेश बनाने की कोशिश की है।
ठीक है आलोक जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और विषय है, उस पर अभी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है। एक छोटा सा हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल, देखिए मिड डे प्राइम। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ईरान और अफगानिस्तान के बीच कई मामलों पर आपसी तनातनी देखने को मिलती है, लेकिन जो नई खबर आ रही है उससे लगता है कि दोनों देश एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। 2 दिन पहले 8 साल में पहली बार ईरानी विदेश मंत्री अफगानिस्तान के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान सीमा पर तनाव, ईरान में अफगान शरणार्थियों के साथ होने वाले व्यवहार और पानी के मुद्दों पर काफी महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। साथ आए ईरान तालिबान, टेंशन में पाकिस्तान। अब वक्त की मजबूरी कहिए या दो घनिष्ठ मित्र देशों के बीच बढ़ती शत्रुता का लाभ उठाने का उपयुक्त अवसर, सुन्नी तालिबानी सोच और विचारधारा के कट्टर विरोधी शिया ईरान के बीच बनते नए गठजोड़ ने सबके कान खड़े कर दिए हैं। हेलमंद नदी के जल बंटवारे को लेकर विवाद इतना गहराया कि पिछले साल जून में दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गईं। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। ईरान की पश्चिम एशिया पर पकड़ कमजोर हुई है, तो तालिबान की पाकिस्तान के साथ तनातनी के बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची काबुल के दौरे पर निकल गए हैं। हालांकि ईरान अभी तक तालिबान शासन को मान्यता नहीं देता है, लेकिन उसका दूतावास तालिबान के सत्ता में आने के बाद से लगातार सक्रिय है। इस दौरान दोनों पक्षों ने आर्थिक सहयोग, ईरान में अफगान शरणार्थी, जल सीमा की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिति समेत दूसरे मुद्दों पर चर्चा की। ईरान तालिबान पर पिछले 3 सालों से दोनों देशों के बीच हुए जल संधि के उल्लंघन का आरोप लगा रहा है। ईरान का दावा है कि तालिबान प्रशासन हेलमंद और हरीरुद नदियों का पानी रोक रहा है। हरीरुद नदी पर बांध के निर्माण को लेकर भी मतभेद हैं। हेलमंद नदी अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 1150 किलोमीटर है। नदी ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में जल के मुख्य स्रोत हामून झील को पानी की आपूर्ति करती है। इसे लेकर 1973 में दोनों देशों के बीच जल संधि हुई थी। इसके तहत अफगानिस्तान सालाना एक निश्चित मात्रा में पानी उपलब्ध कराने के लिए बाध्य है। हालांकि ईरान का आरोप है कि अफगानिस्तान समझौते से मुकर रहा है। पिछले साल ईरान के राष्ट्रपति ने कहा था कि तालिबान पानी के मसले पर उनके सब्र की परीक्षा ना ले। अब 8 साल बाद ईरानी विदेश मंत्री का दौरा बताता है कि वो इस मुद्दे को लेकर बेहद गंभीर हैं। तालिबान ने भरोसा दिलाया है कि अफगानिस्तान का इरादा कभी भी ईरान को नुकसान पहुंचाने का नहीं है और इस मसले का हल आपसी बातचीत से निकाला जाए। वहीं ईरान ने अफगानिस्तान के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करने का विश्वास दिलाया है, जबकि 35 लाख अफगानिस्तानी शरणार्थियों की वापसी की भी प्रतिबद्धता जताई है। हालांकि अफगानिस्तान ने शरणार्थियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने का अनुरोध किया है। आलोक बंसल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे इस मामले पे। आलोक जी, अगर ईरान और अफगानिस्तान के रिश्तों की हम बात करें तो सबसे पहला सवाल यही है कि इन रिश्तों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि ये रिश्ते जो है समय की जरूरत के अनुसार बने हैं। और इस वक्त जबकि तालिबान और पाकिस्तान के बीच एक तनातनी चल रही है और सीमाओं पर कभी कभी हम देख रहे हैं मुठभेड़ हो रही है और काफी एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो इस वक्त आवश्यक है कि अफगानिस्तान जो है अपने अन्य जो पड़ोसी राष्ट्र है ईरान, उससे संबंध बेहतर करे, क्योंकि अफगानिस्तान को के लिए जो सामान का आवागमन होना है वो ईरान और पाकिस्तान से ही मुख्यतः होना है और इसके लिए आवश्यक है कि वो ईरान से अच्छे संबंध बनाए। साथ ही साथ राष्ट्रपति ट्रंप के आने के बाद से जिस तरीके की चिंताएं ईरान के सामने हैं, ईरान भी चाहेगा कि उसके संबंध जो है अफगानिस्तान से बेहतर हों और इसलिए एक काम चलाऊ समझौता इसे कहा जा सकता है, वक्त की ज़रूरत के अनुसार दोनों देशों ने किया है। और मुझे ये नहीं लगता कि वैचारिक रूप से दोनों देशों के बीच में कोई दीर्घकालीन समझौता हो सकता है, क्योंकि वैचारिक रूप से दोनों हुकूमतों की जो सोच है उसमें काफ़ी फर्क है और एक होने में समय लगेगा, लेकिन दोनों को इस वक्त एक दूसरे की ज़रूरत है और दोनों इसके अनुसार एक दूसरे के साथ आ रहे हैं। लेकिन जो
पानी को लेकर के, नदियों के पानी को लेकर के, साथ ही साथ शरणार्थियों को लेकर के जिस तरह की तनातनी है वहाँ पर, उसमें आपको लगता है कि ज़्यादा दिनों ये जिस तरह की नज़दीकी अभी है ये ज़्यादा दिनों रह पाएगी? देखिए, पानी का मुद्दा गंभीर है क्योंकि अफगानिस्तान बांध बनाने की कोशिश कर रहा है। ईरान को लगता है उन बांधों से उनके यहाँ आने वाले पानी में कमी हो जाएगी, और ये समस्या हम कई जगह देखते हैं अपर राइपेरियन और लोअर राइपेरियन के बीच में। और जहां तक सवाल शरणार्थियों का है, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि अधिकांश शरणार्थी जो ईरान में इस वक्त हैं, उनमें से काफी बड़ी संख्या उन शरणार्थियों की है जो शिया हैं, और उनके जो बड़े नेता हैं जैसे इस्माइल खान वगैरह हैं, ये लोग सब ईरान में हैं। और काफी बड़ी संख्या में हेरात और इसके आसपास के लोग ईरान में हैं। और ईरान हमेशा से ये अपेक्षा करता आया है कि अफगानिस्तान की जो हुकूमत है वो वहाँ रहने वाले शियाओं के साथ सामान्य व्यवहार करे, विशेषकर हजाराओं के साथ जिनके साथ काफी पक्षपात और काफी जिनके ऊपर काफी अत्याचार किए गए हैं जी। अभी तक तालिबान ने ऐसे कोई इंडिकेशंस नहीं दिए कि वो एक इंक्लूसिव सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हों जिसमें हजाराओं को या अन्य जो एथनिक अल्पसंख्यक हों जैसे ताजिक हों, इनको पूरा वही अधिकार दिया जाए जो पश्तून सुन्नियों को मिला हुआ है। ऐसा लगा नहीं है अभी तक। हालांकि तालिबान की विचारधारा में एथनिसिटी का कोई रोल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इनकी हुकूमत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखता जो कि उज़्बेक हो या ताजिक हो और जिसको बहुत जिम्मेदारी वाला पद दिया गया हो। अगला सवाल ये है आलोक जी कि ईरान जो अफ़गानिस्तान का तालिबान शासन है उसको मान्यता देता नहीं है, और जिस तरह से अभी ये संबंध बढ़ रहे हैं आगे, ईरान के विदेश मंत्री वहाँ पर गए थे, कई सारे मामलों पे बातचीत भी हुई है। आने वाले दिनों में क्या ये हो सकता है कि ईरान की ओर से अफ़गानिस्तान तालिबान की जो सरकार है उसको मान्यता दी जाए? ये मुझे नहीं लगता कि निकट भविष्य में संभव है, क्योंकि अभी तो किसी भी सरकार ने आज तक तालिबान को मान्यता नहीं दी। कतार जहां तालिबान का कार्यालय था उसने मान्यता नहीं दी। पाकिस्तान जो अभी तक इनका प्रबल समर्थक था उसने मान्यता नहीं दी। चीन जहां की तालिबान के नेतृत्व कई बार जा चुका है उसने मान्यता नहीं दी। अमेरिका जिसने तालिबान को के सत्ता में काबिज होने में बड़ी मदद की या जिसके एग्रीमेंट के अनुसार तालिबान काबुल में सत्ता पे आ पाया, उसने अभी तक उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया। और भारत ने भी तालिबान से कई बार हमने बातचीत की है, और हमारे अधिकारीगण विदेश मंत्रालय के कुछ अधिकारी काबुल गए या हम लोगों ने कुछ जगह उनके नुमाइंदों से बात की है। तो ये मेरे ख्याल से तालिबान की विचारधारा, तालिबान की सोच को रिकॉग्निशन तो नहीं देता, मान्यता नहीं देता, लेकिन हाँ, जो भी हुकूमत पे है, जो भी सत्ता पे काबिज है, उससे कुछ ना कुछ तो बातचीत कई बार करनी पड़ती है। अफगानिस्तान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ईरान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये राष्ट्र चाहेंगे कि उनसे बातचीत होती रहे, क्योंकि हमारे पीपल टू पीपल कांटेक्ट हैं, हमारे सदियों पुराने संबंध हैं। उसी तरीके से ईरान के हैं। ईरान एक पड़ोसी राष्ट्र है अफगानिस्तान का, और ईरान और अफगानिस्तान के बीच में जो संबंध है वो हजारों साल पुराने हैं। तो बिना मान्यता दिए भी ये आवश्यकता है कि दोनों राष्ट्र एक दूसरे के साथ आए, एक दूसरे से सहयोग करें, जिससे कि दोनों के जो जनमानस हैं उनको फायदा हो सके, जो कि गरीबी की रेखा के नीचे है, विशेषकर अफगानिस्तान जहाँ पे कि काफी बुरी हालत है आर्थिक रूप से, उसको भी मदद मिल सके। और जो आवश्यक वस्तुएं हैं जिन पर पाकिस्तान समय समय पर रोक लगाता है, क्योंकि पाकिस्तान कई बार अपने दरवाजे बंद कर देता है और अफगानिस्तान के अंदर जो आवश्यक चीजें हैं उनकी एक बहुत भीषण कमी हो जाती है। इसलिए आवश्यक है कि दूसरा रास्ता जो ईरान के माध्यम से हो वो पहुंचे। और जैसा कि आपको मालूम है कि चाबहार पोर्ट अब फंक्शनल है, और उसके माध्यम से सामग्री जो है वो अफगानिस्तान जा सकती है, और एक छोटा रास्ता है। आलोक जी, अंतिम सवाल संक्षेप में बताइएगा, पाकिस्तान के लिए ये खबर कैसी है? अगर ईरान और अफगानिस्तान के बीच में नज़दीकी बढ़ती है तो पाकिस्तान के लिए किस तरह की खबर है? काफी गंभीर खबर है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि पाकिस्तान के अपने हर पड़ोसी मुल्क के साथ संबंध खराब है। भारत के साथ तो है ही है, ईरान के साथ भी झड़पें हो चुकी हैं, अफगानिस्तान के साथ भी झड़पें हो चुकी हैं, और अब अगर ईरान और अफगानिस्तान साथ आ जाते हैं तो जो ईरान के ऊपर क्षमा चाहता हूं, जो अफगानिस्तान के ऊपर ये जो अभी तक दबाव बनाते थे कि हम
चीजों को रोक देंगे, दरवाजों को रोक देंगे, वो दबाव भी मेरे ख्याल से निष्क्रिय हो जाएगा, क्योंकि अगर ठीक है। ईरान के माध्यम से उनकी आवश्यक सामग्रियां जा सकेंगी, उनके निर्यात और आयात हो सकेंगे, तो फिर पाकिस्तान जिस तरीके की जो लेवरेज उनके पास था वो नहीं रह पाए। आलोक जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां और अपना विश्लेषण आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। और इसी के साथ इस कार्यक्रम को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। श्रीलंका के डेलफ द्वीप के पास 13 भारतीय मछुआरों पर श्रीलंकाई नौसेना द्वारा गोलीबारी में 2 मछुआरे गंभीर रूप से घायल हुए हैं और 3 अन्य मछुआरों को मामूली चोटें आई हैं। इस घटना के बाद भारत सरकार ने श्रीलंका के कार्यवाहक उच्चायुक्त को तलब कर ऐसी घटनाओं को समझौते का उल्लंघन बताते हुए इन घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने को कहा है। कोलंबो स्थित भारतीय उच्चायोग ने भी इस मामले को लेकर श्रीलंकाई सरकार के समक्ष उठाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी कंपनी डीप सीक के उदय को अमेरिकी तकनीक उद्योग के लिए खतरे की घंटी बताया है। दरअसल चीनी एआई स्टार्टअप डीप सीक से अमेरिकी शेयर मार्केट बुरी तरह हिल गया है। सोमवार को अमेरिकी तकनीकी कंपनियों वाला नास्डैक कंपोजिट इंडेक्स 3% से ज्यादा गिर गया। अमेरिकी दिग्गज सेमीकंडक्टर कंपनी एनवीडिया कॉर्प के शेयरों में भी भारी गिरावट देखने को मिली है। वैश्विक तकनीकी बाजार में भी इसका भारी असर देखा गया है। कांगो में रवांडा समर्थित M23 विद्रोहियों और सरकारी सैनिकों के बीच लड़ाई और तेज हो गई है। पूर्वी कांगो के सबसे बड़े शहर पर विद्रोहियों और रवांडा के सुरक्षा बलों का कब्जा हो गया है। वहीं इसके विरोध में राजधानी किनशासा में भी प्रदर्शनकारियों ने संयुक्त राष्ट्र भवन के साथ रवांडा, फ्रांस और अमेरिका के दूतावास पर हमला कर दिया। इस बीच कांगो में चल रही लड़ाई में 4 और दक्षिण अफ्रीका के शांति सैनिक मारे गए हैं। देश भर में फैले भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों के बाद सर्बियाई प्रधानमंत्री मिलोस वोसेविक ने मंगलवार को अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। दरअसल नवंबर में सर्बिया के दूसरे सबसे बड़े शहर नोवी सैड में एक रेलवे स्टेशन की छत गिरने से 15 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद सरकारी कामों में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर बेलग्रेड में रोजाना सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। अमेरिका से ब्राजील के अवैध प्रवासियों को अपमानजनक तरीके से वापस भेजने को लेकर ब्राजील के विदेश मंत्रालय ने ब्राजील में वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक को तलब किया। ब्राजीली विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये विवादास्पद प्रत्यावर्तन के लिए पारस्परिक रूप से स्वीकार शर्तों की तलाश करने के प्रयास का हिस्सा था। इससे पहले अमेरिका से निर्वासित लोगों ने आरोप लगाए थे कि विमान में उन्हें हथकड़ी पहनाई गई और पीने के लिए पानी भी नहीं दिया गया। हिजबुल्लाह नेता नाइम कासिम ने दक्षिणी लेबनान से इजरायल की सेना की वापसी के मुद्दे पर कहा है कि समय सीमा बीत चुकी है और इसमें अब किसी भी विस्तार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल इजरायल ने 60 दिन की समय सीमा के बाद भी दक्षिण लेबनान से सेना को वापस नहीं बुलाया है। इस बीच लेबनान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने कहा है कि देश ने 18 फरवरी 2025 तक इजरायल के साथ संघर्ष विराम समझौते को बढ़ाना स्वीकार कर लिया है। हालांकि हिजबुल्लाह ने इसका भी विरोध किया है।